सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा हो रही है, पर क्या ये एक्चुअल लॉजिकल है कि न्यू टैक्स रेजिम ही रह जाएगा, ओल्ड टैक्स रेजिम को खत्म कर दिया जाएगा? निर्मला सीतारमण से भी हालांकि ये एड्रेस किया गया था। नहीं, बिल्कुल सही है कि आपको अभी जो है विकल्प है। हाँ। आप चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम लें या न्यू टैक्स रेजिम लें, और इसका लक्ष्य यही है कि आपको जहां फायदा हो उसका आप उपयोग करें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, मैं खुद अपनी निजी बात करूं, हम तो एकदम नए टैक्स रेजिम में नए टैक्स रेजिम में चले गए क्योंकि हमारी ज्यादा बचत वहां है। लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि सब लोगों को विकल्प मिले। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम से जुड़े हुए हैं, आपको वो ज्यादा बेहतर लग रहा है, उसका उपयोग करिए। धीरे धीरे खत्म हो सकता है, वो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा क्योंकि सब लोगों को बेहतर नया टैक्स रेजिम ही लगेगा। कम उसमें परेशानियां हैं, ज्यादा एग्जेम्पशंस वगैरह नहीं है, और आपका सरलीकरण भी है उसमें। तो मुझे लगता है कि अपने आप इस तरीके से ये होते चले जाएगा। अब मैं गौरव जी के बात पे एक और जोड़ना चाहूंगा। गौरव जी, इसी के खुशी में थोड़ा बादाम भी डाल दीजिए क्योंकि गौरव जी ने मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है, 27 देशों के साथ जो डील हुई है, उसके बारे में कई बातें बताई। एक मुख्य बात जो है, जो मैं उस पर जोड़ना चाहूंगा, वो है टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में। आज के समय जब हम लोग यूरोपियन यूनियन में जब हम लोग टेक्सटाइल्स अपना एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम लोगों को जो लो टैक्स रेट और नो टैक्स रेट बांग्लादेश, वियतनाम, इन सब देशों को मिला हुआ था, वो हम लोगों को नहीं मिला हुआ था। हमारे टेक्सटाइल्स जो हैं, कपड़े वगैरह जो हैं, बड़े कंपेटिटिव हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, सब हैं। लेकिन हम लोगों को ये बड़ा डिसएडवांटेज झेलना पड़ रहा था कि उन लोगों के कोई टैरिफ्स नहीं थे और हम लोगों के काफी टैरिफ्स थे। अब इस ट्रेड डील के कारण हम लोगों के भी टैरिफ्स उतने ही हो जाएंगे, तो हम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। और इसका अनुमान है कि आपने जो रोजगार की बात की, जिसमें टेक्सटाइल्स बहुत ही लेबर इंटेंसिव एक सेक्टर है, कि 60 से 70 लाख जेम्स एंड ज्वेलरी उतना। देखिए, सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर टेक्सटाइल्स है, क्योंकि कपड़े आपको बनाने होते हैं, उसको सिलना होता है, काटना होता है, वो सब जो है उसमें अनुमान है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए अब मार्केट जो है खुल गया है टेक्सटाइल्स में, खासकर 60 से 70 लाख लोगों को इसके द्वारा रोजगार। गौरव जी से जानते हैं, रिफॉर्म एक्सप्रेस प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश, किस लिहाज से इसे हम रिफॉर्म एक्सप्रेस माने, क्या संकेत देते हैं? उसी में मुद्दे के साथ जोड़ लेते हैं ना उसको, कि जैसे हम वीबी जी राम जी कह रहे हैं, अभी हालांकि पार्लियामेंट में इसको लेकर खूब बवाल मचाए, चाहे मनरेगा या फिर वीबी जी राम जी, पर इसका एलोकेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी। महत्वपूर्ण है, और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका एलोकेशन जो FY26 में जो मनरेगा का एलोकेशन हुआ है, हाँ, उससे ज्यादा का एलोकेशन इसमें होगा, ये अनुमान है। और ज्यादा भी थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 30 से 40% जो मनरेगा का एलोकेशन लगभग 95,000 करोड़ हुआ था FY26 खुशी में आए तो इसकी खुशी मैं भी डालता हूं, थोड़ी किसी को डायबिटीज तो नहीं है, इसका असर जो है सालों बाद दिखाई देगा। मैं ये कह रहा हूँ श्वेता जी, इसमें चीनी डालने से पहले इसका एक आपका एक कदम मॉनिटर करूंगी आज। इसका एक नियम है, इसका चीनी डालने से पहले राम जी को याद करना पड़ता है, जय श्री राम। चलिए जी, क्योंकि ये राम जी का एक्ट है, तो भगवान राम का एक्ट। इसी पर विपक्ष को सबसे ज्यादा नाराजगी है कि आपने जो ये नाम भी रखा है ना सर, उस पर भी विपक्ष को एतराज हो रहा है। कई लोगों को तो नाम भी याद नहीं है, कई पूछ रहे थे, और कई नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ। कई लोगों को संसद में बिल पास हो गया, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उन्होंने नाम पूछा कि नाम क्या, उनको नाम याद नहीं। तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाले अगर एक्ट का किसी को नाम याद नहीं है और वो संवैधानिक पद पर बैठा है, तो उसके लिए तो यही कहूंगा, राम जी उसका। अरुण जी से पूछ लेते ना सर, नाम बदलने की क्या वाकई जरूरत थी? नाम वही रहता, रोजगार सृजन होता रहता, नाम ये हो या फिर। असल में क्या है ना, जो आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। अभी आप 100 दिन का प्रॉमिस करते थे, और जैसे आरबीआई का डेटा बताता है 50 दिन 150 नहीं, 50 से कम मिलता था। तो अभी अगर आप 150 कह भी रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो आप देंगे, क्योंकि अभी कोई जरूरी नहीं कि आप उसको जब बढ़ा के देंगे, क्योंकि 50 ही दे रहे थे अभी तक। दूसरी बात ये कि स्टेट्स के ऊपर भार पड़ गया है 30%, है ना। अगर स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, उनका जो वैसी डेफिसिट बढ़ा हुआ है, वो अगर नहीं देंगे तो सेंटर भी नहीं देगा 70%, तो वहां पे कम हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि वो अभी डिमांड ड्रिवन था। अगर आपको काम चाहिए था, आप जो पंचायत में जाते थे, आप काम मांगते थे, आपको मिल जाता था। अब यह है कि सेंटर डिसाइड करेगा कि कहाँ पे काम होगा, कहाँ पे नहीं होगा, और सप्लाई ड्रिवन हो जाएगा। तो डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन होने में तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का पूरा शेप ही बदल गया है। और इससे लोगों को परेशानी है कि ये सेंटर कंट्रोल करेगा, ना कि स्टेट्स कंट्रोल करेंगे।
और लोकल बॉडी भी नहीं कंट्रोल करेंगे। पर इनकी सरकार ने तो ज्यादातर जगहों पर डायरेक्ट ट्रांसफर ही कर दिया खातों में। नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर तो किया, वो बात है कि तरह तरह से डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, पर हमें देखना है कि रोजगार कैसे जनरेट करें, है ना। तो जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक है ना, एमएसएमई का जैसे कि गौरव जी ने कहा, पर एमएसएमई में माइक्रो अलग है और स्मॉल अलग है और मीडियम अलग है ना। जो सारा जो बेनिफिट है वो मीडियम को मिल जाता है, माइक्रो में एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7 का है, वहां तक वो सरकार की स्कीम पहुंचती नहीं। तो अगर आप इंडो ईयू ट्रेड डील देखें तो उसका बेनिफिट कहीं माइक्रो स्मॉल में नहीं पहुंचेगा, वो मीडियम में ही रहेगा। और रोजगार तो सारे गई, अब तो वापस तो आ नहीं सकती। 11.5 आप कह रहे हैं उतना रोजगार जितना बोल रहे हैं उतना आ नहीं रहा है। 11.5 करोड़ का रोजगार आता है माइक्रो सेक्टर से, है ना। अगर आप उसको डैमेज कर देंगे तो बहुत बड़े लेवल पे डैमेज हो जाएगा। और मीडियम जो है वो बहुत ऑटोमेटेड है, लार्ज बहुत ऑटोमेटेड है, वहां पे रोजगार पैदा होगा नहीं। तो अगर ये आपके एक ऐसा सेक्टर जहां पर हमेशा कहा जाता है कि हम उतना नहीं योगदान होता है, और वो है स्वास्थ्य और शिक्षा, और हमने भी एक ही डब्बे में दोनों को कर दिया है। हालांकि जरूरत है कि और मतलब उसके और डब्बे यहाँ पर बढ़ जाए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और स्वास्थ्य शिक्षा को डब्बे क्या, हमें यहाँ पूरी डेगची रख देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों को भविष्य में अगर भारत को चीन के साथ, अमेरिका के साथ और बड़े देशों के साथ compete करना है, तो हम लोगों को अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, अपने ह्यूमन कैपिटल को और भी बेहतर बनाना है। और जैसे अभी अरुण जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो मनरेगा था उसमें फायदा ये था कि वो डिमांड ड्रिवन था, यानी कि जो लोग पंचायत में थे, जिनको काम करना था, वो मांग सकते थे, उनको मिल जाता था। अब सप्लाई ड्रिवन है, यानी कि टॉप डाउन बन गया है कि जब दिया जाएगा तब काम आएगा। ये इस प्रकार के अगर हम लोग कंडीशनल प्रोग्राम्स बनाएं, जैसे मनरेगा हुआ करता था, और उसको स्वास्थ्य शिक्षा में भी लाएं कि जिस प्रकार से अगर लोग डिमांड कर रहे हैं तब तो उनको जाके पैसा मिल रहा है। तो formalize एक करने की बॉटम्स अप डिमांड ड्रिवन अगर हो जाए, वो स्वास्थ्य शिक्षा में भी अगर हम लोग ले आए, जिसमें कि सिर्फ हम लोगों को पैसे न दें, हम लोग पैसे नहीं दें, अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है तब हम जाकर आपको पैसे दें, तो उसका नाम होता है कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम। तो सिर्फ प्योर कैश ट्रांसफर प्रोग्राम नहीं करें, कंडीशनल कैश ट्रांसफर काम करें, तो उसमें स्वास्थ्य शिक्षा में भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। ये हम लोगों को सोचना चाहिए। गौरव जी, इस पर स्वास्थ्य शिक्षा पर आपसे जानना चाहेंगे। हर साल हम देखते हैं करोड़ों रुपए का आवंटन होता है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कार्यान्वित कई वजहों से नहीं हो पाता। क्या इसके स्ट्रक्चर को और फॉर्मलाइज करने की जरूरत है, ताकि जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं उनको पैच किया जा सके? देखिए, जो इकोनॉमी में जो कंजम्पशन निरंतर बढ़ रहा है, वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन तो भरपूर बढ़ रहा है। हम इसको इकोनॉमी भाषा में कहते हैं प्रीमियमाइजेशन ऑफ द कंजम्पशन हो रहा है। पर जो मास कंजम्पशन की चीजें हैं उसमें कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ रहा है। तो मास कंजम्पशन की चीजों में अगर कंजम्पशन हमें इकोनॉमी में बढ़ाना है तो निश्चित रूप से इसका स्वास्थ्य का और शिक्षा के जो बजट है उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज करने की जरूरत है। और हम सांकेतिक सब्सटेंशियल इंक्रीज, सांकेतिक रहेगा जब आप चीनी कम डालेंगे। हाँ। मैं तो क्रिस्टल्स काउंट करके डाल रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप चम्मच से नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ इनको महसूस हो रहा है कि क्रिस्टल शुगर के जा रहे हैं, बाकी हम डाल नहीं रहे। आप तो जानते ही हैं कि स्वास्थ्य के लिए अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा बादाम कर दीजिए, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और आपने बताया था कि ब्रेन के लिए ठीक है। अभी तो शिक्षा, हलवा चांदी के वर्क के बारे में सोच भी नहीं सकते। धुआं उठ रहा है। गौरव जी, थोड़ा सा हाथ भी अपना बचाइएगा। एक छोटी सी बात कि जो जी राम जी पे जो प्रोफेसर साहब ने बताया, देखिए जो जिन जगह पे रोजगार मिल सकता है जी राम जी में, वो निर्धारित है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का एक सशक्त एक्ट है, भले ही वो रूरल आजीविका हो, क्योंकि आजीविका भी उसमें इंक्लूड किया गया। और अगर 100 दिन की जगह 125 दिन की गारंटी दी जाती है तो निश्चित रूप से उसके लिए बजटरी एलोकेशन भी ज्यादा होगा। और स्टेट अगर पार्टनर करेगा तो पार्टनरशिप होगी वेलफेयर प्रोग्राम को चलाने के लिए। यही जी राम जी का ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे लगता है इस ऑब्जेक्टिव में पॉजिटिव चीजें ज्यादा है। मनरेगा की जो नेगेटिव चीजें हैं उनको खत्म करके एक नई पॉजिटिव वे में उस मनरेगा को रिकैलिब्रेट करके नया एक्ट लाया गया। नेहा, वो काजू का डब्बा लाएं जयंत जी के लिए, क्योंकि जयंत जी को मुझे लगता है मेवे का शौक है, मैं भी ऐड करना